नेपाल में विनाशकारी सैलाब के बाद की खामोशी डराने वाली है। आज जो तस्वीरें आई वो दिल दहलाने वाली हैं। नेपाल के भोटेकोशी नदी में जो फ्लैश फ्लड आया उसने नेपाल के 8 जिलों को पूरी तरह तबाह कर दिया है। इस डिजास्टर में जान गंवाने वालों की संख्या सरकारी तौर पर 350 के पार है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट कहती है कि संख्या 500 के पार जा सकती है। सवाल यह है, फ्लैश फ्लड क्यों आई? ग्लेशियर कितनी ऊंचाई पर टूटा, कहां पर टूटा? इसके बाद नदी में इतना पानी कैसे आया, क्यों आया, उसकी स्पीड इतनी ज्यादा क्यों थी? क्या इसके पीछे चीन की कोई लापरवाही है? क्या चीन ने वाकई में नेपाल को अलर्ट करने में देरी की? इसरो और अमेरिकन एजेंसीज के मुताबिक फ्लैश फ्लड की वजह क्या है? क्या चीन ने बॉर्डर पर जो बांध बनाए हैं वो भविष्य में नेपाल और भारत के लिए खतरनाक हो सकते हैं? इसकी एक एक डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स और कैमरा पर्सन इस वक्त नेपाल में मौजूद हैं। ग्राउंड जीरो से भेजी गई उनकी रिपोर्ट देखकर आप तबाही का अंदाजा लगा पाएंगे। चिंता इस बात की भी है कि नेपाल से आ रहे पानी से बिहार और उत्तर प्रदेश में जो खतरा पैदा हुआ था वो बना हुआ है या खत्म हो गया। ये भी पता चला कि ईशा फाउंडेशन के सदगुरु जग्गी वासुदेव भी कैलाश मानसरोवर जा रहे थे। अपने ग्रुप के लोगों के मिसिंग होने की बातें सुनकर जग्गी वासुदेव कैसे रो पड़े। बाबा बागेश्वर ने बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए क्या कहा? भारत सरकार, इंडियन एयरफोर्स और दूसरी एजेंसीज लोगों को राहत पहुंचाने के लिए किस लेवल पर काम कर रही हैं, ये सब मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले इस फ्लैश फ्लड से हुई कैजुअल्टी और लापता लोगों की लेटेस्ट डिटेल्स आपको बताता हूं। नेपाल सरकार ने अब तक 359 लोगों की मौत कंफर्म कर दी है। नेपाल की नेशनल डिजास्टर एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा कि करीब 1,500 लोग अभी भी लापता हैं। इन मिसिंग पर्सन्स में 517 विदेशी नागरिक, 44 नेपाली सेना के सदस्य और 28 नेपाली पुलिस के जवान हैं। चीन की साइट से भी 100 से ज्यादा लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। नेपाली आर्मी ने अब तक 350 लोगों को रेस्क्यू किया है। इनमें से 50 विदेशी नागरिक हैं। सबसे ज्यादा 30 लोग भारत से हैं। इसके अलावा चीन, अमेरिका, कोरिया और इटली के लोगों को भी रेस्क्यू किया गया है। अगर सिर्फ भारत की बात करें तो विदेश मंत्रालय ने 290 भारतीयों के लापता होने की पुष्टि की है, जबकि 200 इंडियन फ्लैश फ्लड के बाद से चाइनीज साइड में फंसे हुए हैं। ये लोग सुरक्षित तो हैं, लेकिन रोड बंद है और पुल टूट गए हैं। इसकी वजह से चीन के बाढ़ प्रभावित इलाके में फंसे हुए हैं। आज नेपाल में हुई तबाही के नए और डरावने वीडियो सामने आए। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये नेपाल के रसुआ जिले का है। रसुआ पहाड़ी इलाका है, इसलिए यहां नदियों में कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चलते हैं। ये तस्वीर भी एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के पास की है। मजदूर पुल के रास्ते वहां से जा रहे थे, लेकिन तभी 25 से 30 फीट ऊंची लहरों के साथ बाढ़ का पानी भयंकर रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ा। ये मजदूर किसी तरह भी जाम बचाकर भागे। पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि पल भर में पुल टूट गया। सैलाब कितना बड़ा था और इसकी स्पीड कितनी ज्यादा रही, इसका अंदाजा आपको इस तस्वीर को देखकर लग जाएगा। पानी अपने साथ हजारों किलो की इस चट्टान को भी बहाकर ले आया। जिस जगह ये चट्टान बह रही है वो थोड़ा सा चौड़ा इलाका है, नदी का कैचमेंट एरिया ज्यादा है। संकरी जगह पर तो पानी की रफ्तार ज्यादा होती है, लेकिन यहां इस चौड़े एरिया में भी बाढ़ के पानी की स्पीड इतनी ज्यादा है, ये हजारों किलो की चट्टान किसी कागज की नाव की तरह बहने लगी। तिब्बत में ग्लेशियर फटने से जो बाढ़ आई उससे सबसे ज्यादा तबाही नेपाल के रसुआ और नोवाकोट जिलों में हुई। नोवाकोट का त्रिशूली और देवीघाट बाजार काफी हद तक तबाह हो चुका है। पानी के साथ आए हजारों टन मलबे ने त्रिशूली बाजार में बने घर और दुकानों को दफन कर दिया। सरकारी ऑफिस, बैंक, एटीएम, घर, दुकानें, कुछ भी नहीं बचा। मलबा इतना ज्यादा था कि घर और ऑफिसेज की 2-3 मंजिलें उसके नीचे दब गई। ट्रक, कार और 2 व्हीलर्स का तो कुछ पता ही नहीं चला। जो लोग इस मलबे के नीचे दबे हैं उनके बचे होने की उम्मीद भी हर बीतते पल के साथ खत्म होती जा रही है।
मलबा हटाने के लिए जेसीबी मशीनें लाई गई हैं, लेकिन मिट्टी और पत्थर की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि मलबा साफ करने में बहुत समय लग रहा है। इंडिया टीवी के संवाददाता मनीष प्रसाद आज त्रिशूली बाजार गए। मनीष प्रसाद ने बताया कि चारों तरफ फैला मलबा ही बर्बादी की कहानी बयां करने के लिए काफी है। सामने ये वेटनरी हॉस्पिटल है जिसकी पूरी मंजिल करीबन 2 मंजिल तक मलबा आया और फिर उसके बाद ये मलबा चारों तरफ से अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो डैमेज हुआ। यहाँ पे करीबन 10 फीट के लगभग अभी भी मलबा है और इसको निकालने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर जो ट्रक था वो जैसे तैसे यहाँ पर गिरा और जो लोग यहाँ पर थे, जिनके घर यहाँ पर थे, उनको मौका नहीं मिला कि वो बाहर निकल सके, जिनकी दुकानें यहाँ पर थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू कुमार ठाकुर है। आपकी कहाँ पे शॉप थी और अभी क्या हालत है? जो वहाँ पे देख रहे हैं ना आप, हाँ, डूजर है, वहाँ पे भी मेरा दुकान था। अभी अंदर ही है, कोई मालूम नहीं क्या है, नहीं उसमें पूरा भगा कर ले गया है, कुछ नहीं बचा हुआ। कोई पहले से कोई जानकारी थी कि ऐसा? जानकारी नहीं थी पहले से। 5 मिनट पहले खबर आया कि यहाँ पे पानी आने वाला है। बहुत आदमी थे, यहाँ पुल थी नहीं, उसमें लगभग 200 आदमी वीडियो बनाने के लिए बैठे हुए थे। वो भी अंदर मालूम ही नहीं, सब बचा कि नहीं बचा, उसके अंदर ही गया, कुछ मालूम नहीं चला अभी तक। वहीं दूसरी तरफ इस समय जेसीबी के जरिए मलबा निकाला जा रहा है, लेकिन स्थिति देखिए कि पानी का बहाव इतनी तेज था कि अपने साथ सब कुछ बहाता हुआ ले गया। ये जो शटर है, शटर के अंदर इस समय मलबा है क्योंकि फोर्सफुली वो बहुत ही अंदर की तरफ गया। वहीं दूसरी तरफ इधर से आप देखेंगे तो लोगों के जो घर थे वो घर पूरी तरीके से तहस नहस हो चुके हैं। पानी का बहाव बहुत ज्यादा था, सामान बहुत बगा के आ रहा था, लेकिन व्यक्तिगत हमारा गांव को तो कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ऊपर तो बहुत नुकसान हुआ है। ऊपर तो बहुत दर्दनाक हिस्सा हुआ है, मंजर हुआ है। इधर से बहुत ज्यादा पानी जा रहा है, आप लोग दुकान छोड़कर भाग जाइए, दुकान नहीं पहुँचेगा। 15 मिनट में तहस नहस करके चला गया सब कुछ भी हम लोग के पास नहीं बचा। ये घटना बहुत विकराल है और सभी विश्व भर के मानव जाति एक हुआ है, इसका समाधान करना चाहिए। बाढ़ से तबाही की इतनी तस्वीरें हैं कि मैं आपको कितनी दिखाऊं। नेपाल से कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जो रोंगटे खड़े कर देते हैं। ये मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आखिर इस तबाही की नौबत आई क्यों। तिब्बत में ऐसा क्या हुआ कि फ्लैश फ्लड ने पल भर में तिब्बत और नेपाल के कई शहरों को तबाह कर दिया। दरअसल नेपाल और तिब्बत में स्थित लैंगटांग लेरुंग माउंटेन रेंज में तिब्बत की तरफ करीब 5200 मीटर ऊंचाई पर ग्लेशियर का एक हिस्सा टूट गया। ग्लेशियर का निचला हिस्सा टूटकर लगभग 1200 मीटर नीचे घाटी में गिरा। ग्लेशियर के मलबे ने लैंडे रिवर का रास्ता ब्लॉक कर दिया। नदी का रास्ता रुका तो वहां एक टेम्परेरी बांध बना। पानी बढ़ता गया, प्रेशर बनता गया। जब पानी का प्रेशर ज्यादा बन गया तो ये टेम्परेरी बांध टूट गया। बांध के टूटने से कीचड़, चट्टानों और मलबे की एक विशाल लहर नीचे की तरफ बहने लगी। लैंडे तिब्बत से निकलने वाली एक सहायक नदी है जो नेपाल चीन सीमा के पास रसुआगढ़ी और तिमुरे के आसपास फोटेकोशी नदी में मिलती है। ग्लेशियर के ढहने से सारा मलबा फोटेकोशी नदी में गया। नदी तिब्बत से नेपाल में एंटर करती है और रसुआ जिले से होकर बहती है। फोटेकोशी रिवर आगे चलकर त्रिशूली नदी में मिल जाती है, इसलिए वही पानी त्रिशूली में भी पहुंच गया। नुवाकोट रसुआ जिलों में तबाही मचाता रहा। त्रिशूली नदी में पानी का लेवल कुछ जगहों पर 30 मिनट में 7 से 9 मीटर तक बढ़ गया, इसीलिए इतनी ज्यादा बर्बादी हुई। खास बात यह कि नेपाल और तिब्बत पर खतरा भी टला नहीं है। नेपाल की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक नया अलर्ट जारी किया है। NDRRMA ने कहा कि रसुआगढ़ी बॉर्डर से करीब 18 किलोमीटर ऊपर लैंडे रिवर का रास्ता अब भी रुका हुआ है। इसकी वजह से एक आर्टिफिशियल लेक बन गई है। तस्वीर में आप देख सकते हैं, जो व्हाइट लाइन आप देख रहे हैं वो लैंडे रिवर का नेचुरल रूट है, लेकिन नदी के इस रास्ते में अभी भी ग्लेशियर का मलबा पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से रिवर का फ्लो ब्लॉक हो गया है। यहीं पर बनी ये आर्टिफिशियल लेक कभी भी फट सकती है। इसी के बाद नेपाल प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी है।
जिस वक्त NDRRMA ने यह अलर्ट दिया उस वक्त इंडिया टीवी के संवाददाता मनीष प्रसाद त्रिशूली बाजार में ही मौजूद थे। उनकी रिपोर्ट देखकर आपको अंदाजा होगा कि कल की तबाही के बाद से लोग कितने पैनिक में हैं। इस समय लगातार त्रिशूली बाजार में विसिल बजाकर लोगों को पीछे जाने के लिए कहा जा रहा है कि वाटर लेवल फिर से संभवतः इंक्रीज हो सकता है। नेपाल आर्म फोर्सेस के जो जवान हैं उन्होंने ये बात कही है, इसीलिए जो जेसीबी आगे काम कर रही थी वो पीछे की तरफ लेकर आए, साथ में सभी एरियाज को लॉक करते हुए अब ये सभी आगे जा रहे हैं, इस पूरे एरिया को खाली कर रहे हैं कि अगर वाटर लेवल इंक्रीज होता है तो इस पर कोई भी असर ना हो। वहीं दूसरी तरफ जो लोग यहाँ पर आए हुए थे देखने के लिए वो सब अब यहाँ से वापस जा रहे हैं, तेज रफ्तार के साथ अपनी गाड़ियों को पीछे ले जाते हुए यहाँ से पूरा एरिया खाली कर रहे हैं। और यहाँ पर केवल जो आर्म्ड फोर्सेस के जवान हैं वो मौजूद हैं, उसके अलावा जेसीबी मौजूद है, साथ में जो यहाँ पर डिजास्टर रिलीफ के तौर पर काम कर रहे थे, उसके अलावा बाकी सभी यहाँ से सबको पीछे जाने के लिए कहा जा रहा है। वो ठीक पीछे देखिए, वहां पर ठीक सामने जो लोग हैं वो भागते हुए दिखाई देंगे आपको। और ये इस समय की सिचुएशन त्रिशूली बाजार की है, जहां पर जानकारी मिली कि वाटर लेवल इंक्रीज संभवतः हो जाता है और उसके तुरंत बाद ही लोग यहां से इस पूरे एरिया को खाली करना इन्होंने शुरू कर दिया है। नेपाल में कल तबाही हुई, खतरा भी बना हुआ है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि तिब्बत में ग्लेशियर टूटा। लेकिन ग्लेशियर टूटा कैसे, इसके पीछे की साइंस को मैंने जानने की कोशिश की। इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो ने इस ग्लेशियर के टूटने को लेकर एक तस्वीर जारी की है। इसरो ने इस एरिया की 2 तस्वीरें एक्चुअली जारी की हैं, एक हादसे से पहले की और एक हादसे के बाद की। इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने इन तस्वीरों को रिलीज करते हुए कहा कि ये फ्लैश फ्लड सर्क ग्लेशियर का एक हिस्सा ढहने से आई। हादसे के बाद ली गई तस्वीर में फोटेकोशी नदी काफी चौड़ी होती दिखाई दे रही है। सैटेलाइट की पिक्चर्स में ग्लेशियर और बर्फ से ढके पहाड़ी इलाकों से नदी के बहाव वाले इलाकों की तरफ फैला हुआ एक बड़ा अस्त व्यस्त इलाका भी दिखाई दे रहा है। चाइना का कहना है कि ग्लेशियर भूकंप की वजह से टूटा, लेकिन अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा कि नेपाल में अचानक आई बाढ़ का कारण 4.4 तीव्रता वाला भूकंप नहीं बल्कि ग्लेशियर का ढहना था। यूएसजीएस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पहले ग्लेशियर टूटा। यह ग्लेशियर 5200 मीटर के हाइट से 1200 मीटर नीचे गिरा। इसके गिरने से जो कंपन पैदा हुआ उसे भूकंप कहा जा रहा है। हकीकत यह कि भूकंप की वजह से ग्लेशियर नहीं टूटा बल्कि ग्लेशियर टूटकर गिरने से 4.4 तीव्रता का भूकंप महसूस हुआ। कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में जियोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर डैनियल शुगर ने भी ग्लेशियर टूटने को ही भूकंप की वजह बताया। साफ है, चीन ने न सिर्फ ग्लेशियर टूटने की वजह को लेकर दुनिया को मिसलीड करने की कोशिश की बल्कि नेपाल की इस खतरे की जानकारी देने में भी देर की। कहा जा रहा है कि चीन ने रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की बल्कि नेपाल को इसकी जानकारी 45 मिनट बाद दी। इसकी वजह से नेपाल अपने नागरिकों को अलर्ट नहीं कर पाया, सुरक्षित जगहों पर नहीं भेज पाया। चीन की दूसरी बड़ी गलती यह बताई गई है कि उसने तिब्बत की इको सेंसिटिव जोन में इलीगल कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। ग्लेशियर वाले इलाकों में चाइना ने अवैध निर्माण करके बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन किया। चीन ने ऊंचाई वाले ग्लेशियर के इलाकों में शाओकांग मॉडल पर गांव और बस्तियां बसा दी हैं। शाओकांग मॉडल का अर्थ बॉर्डर इलाकों में आधुनिक सुविधाओं से लैस गांव बसाना है। चीन इसे एक सामरिक कदम के तौर पर देखता है। इसके जरिए वो बॉर्डर इलाकों में अपनी भौगोलिक और रणनीतिक पकड़ मजबूत बनाता है। ग्लेशियर टूटने की दूसरी वजह यह बताई गई कि चीन ने तिब्बत के केरुंग शहर में पहाड़ियों को बेतरतीब तरह से उनकी माइनिंग की है। त्रिशूली नदी के नेचुरल रूट को चेंज कर दिया है। इसके अलावा चीन ने केरुंग में पोर्ट भी बनाया है और रुपए की इसकी बनावट के कारण चीन की तरफ से नेपाल जाने वाले पानी की स्पीड बहुत तेज हो जाती है। 26 अगस्त को नेपाल में जो हुआ वो कोई साधारण क्लाउड बर्स्ट या फिर बारिश की वजह से नहीं था, बल्कि चीन के शिनजियांग इलाके के
चीन और नेपाल की सीमा से 5200 मीटर की ऊंचाई पर जो गेरोंग एरिया है वहां पर आइस ब्लॉक या फिर डेबरी के फॉर्म में जब ग्लेशियर टकराए तो उसने पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया। लिंडे रिवर जो कि तिब्बत में पड़ता है, इसको पूरी तरह से ब्लॉक करने के बाद जब तेज बहाव आया तो ये करीबन 1200 मीटर नीचे की तरफ जाने के बाद तेज प्रवाहित होते हुए ये सीधा नेपाल के अंदर घुसा। नेपाल के टिमुरे एरिया जो कि रसुआ पूरे डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उसको सबसे ज्यादा इसने इफेक्ट पहुंचाया। कुल मिला के 11 ऐसे एरियाज थे जहां पर नदी ने अपना बहाव पूरी तरह से बदल लिया। यही वजह है कि इसका असर दुकानों पर, नदी के मुहाने पर रहने वाले लोगों पर और यहां तक कि जो डैम्स उसके रास्ते पर आए या फिर उसके साथ साथ जो पुल्स, ब्रिजेस थे, उन सब पर पड़ा और सबको ये अपने साथ बहाता हुआ ले गया। नेपाल में एग्जैक्टली कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग लापता हैं, इसका कोई अंदाजा नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जिन लोगों के अपने मिसिंग हैं उनके परिवार वालों को कोई एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। वो सिर्फ टीवी पर टकटकी लगाए बैठे हैं, तबाही के विजुअल्स देखते हैं, हेल्पलाइन पर फोन करते हैं, पर जहां यह हादसा हुआ वहां कोई नेटवर्क नहीं है, कम्युनिकेशन का कोई जरिया नहीं है, इसीलिए किसी को कुछ नहीं पता। ज्यादातर लोग ग्रुप्स में आए थे। कोई बताता है कि ऑस्ट्रेलिया से 31 लोगों का ग्रुप था, कोई कहता है कि कोलकाता से 32 लोगों का ग्रुप था। कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए लोग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इटली जैसे दूर दराज देशों से आए थे। हमारे यहां भी देश के अलग अलग शहरों से लोग ग्रुप्स बनाकर यात्रा के लिए गए थे। पूरी दुनिया में लोग अपनों की खोज खबर लेने के लिए बेताब हैं। अलग अलग टाइम जोन्स में लोग किसी अपने परिवार वाले के इंतजार में बेचैन हैं। किसी को यह भी नहीं मालूम कि यह हादसा हुआ कैसे। कल से यह कहा जा रहा है कि चीन ने अगर आधे घंटे पहले, 45 मिनट पहले अलर्ट कर दिया होता तो हजारों लोगों की जान बच जाती। पर आज चीन ने कहा कि उसकी तरफ से कोई लापरवाही नहीं हुई। चीन का दावा है कि नेपाल में जो भूकंप आया उसकी वजह से ग्लेशियर फटा और मलबे के साथ पानी इतनी तेजी से नीचे आया कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला।